हेलो हेलो हेलो। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग लोकेश। चलिए बच्चे जल्दी से सेशन को ज्वाइन कर लीजिए। गुड मॉर्निंग आयुष, गुड मॉर्निंग। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है एजेंडा 21 जो कि इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। इसमें टोटल कितने एग्रीमेंट हैं ये भी पूछा जाता है कि कब लॉन्च हुआ था, किससे कौन से सम्मेलन के तहत लॉन्च हुआ था। ये तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है इसके बारे में। आगे आपको पूछा है कि एजेंडा 21 इसमें टोटल कितने बेसिक एग्रीमेंट है। गुड मॉर्निंग बच्चे, गुड मॉर्निंग। टोटल कितने बेसिक एग्रीमेंट इसमें है? इसमें है 4, ठीक है, ये याद रखेंगे। टोटल इसमें जो है 4 बेसिक एग्रीमेंट है। उसके अलावा ये पूछा जाता है कि कब अडॉप्ट किया गया था, तो 1992 में, 1992 में जो बच्चे आपका यूएनसीडी का सम्मेलन हुआ था रियो डी जेनेरो में, ठीक है, ब्राज़ील में, उसके तहत इसे अडॉप्ट किया गया था और इसे जो है अर्थ समिट भी कहा जाता है, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। एजेंडा 21 किस चीज़ से रिलेटेड है? तो ये रिलेटेड है सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी कि सतत विकास से रिलेटेड। इसमें अगर आप लोग देखेंगे तो इसमें 4 सेक्शन है, 4 एग्रीमेंट है। सेक्शन 1 है, सेक्शन 2 है, सेक्शन 3 है, सेक्शन 4 है, ठीक है। 4 सेक्शन में सेक्शन 1 में आपका सोशल एंड इकोनॉमिक डायमेंशंस है। सेक्शन 2 में जो है आपका कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट है। फिर आपका स्ट्रेंथिंग द रोल ऑफ मेजर ग्रुप्स है। फिर आपका जो है मीन्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। तो इस तरीके से जो है एजेंडा 21 को उसको किस तरीके से होना चाहिए, किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए, उसके बेस पे बच्चे 4 सेक्शन में 4 एग्रीमेंट में डिवाइड किया गया है। तो ये आपको आंसर याद रखना है। 4 एग्रीमेंट 1992 में जो यूएनसीईडी का सम्मेलन हुआ था रियो डी जेनेरो ब्राज़ील में, उसके तहत इसे अडॉप्ट किया गया था और इसका संबंध है सतत विकास से। अगला जो है एक फंड है, इसे कहते हैं ग्रीन क्लाइमेट फंड, जीएफसी। तो जीसीएफ के बारे में कौन सा वाला स्टेटमेंट यहाँ पे सही नहीं है? एक एक करके सारे स्टेटमेंट पढ़ेंगे। पहला स्टेटमेंट कहता है कि इसकी स्थापना डरबन में आयोजित जलवायु परिवर्तन सभा में हुई थी। यह विकासशील देशों में कार्यक्रमों और नीतियों का समर्थन करेगा। विकसित देश इसके लिए कोष प्रदान करेंगे। फिर आपका यह कोष 2014 से कार्य करना प्रारंभ करेगा। तो कौन सी वाली बात इसके बारे में सही नहीं है, गलत है? गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। बताइए कौन सी बात जीसीएफ के बारे में सही है या गलत है? ऑब्वियसली बात है बच्चे, यहाँ पे पूछा हुआ है कि नॉट करेक्ट, तो इसका मतलब है कि 3 स्टेटमेंट सही है, ठीक है। ऊपर के जो 3 ये बी सी डी 3 स्टेटमेंट है ये आपके सही हैं बिल्कुल, ठीक है। जो गलत दिया हुआ है इन्फॉर्मेशन वो है कि इसकी स्थापना डरबन में हुई थी, ये आपका गलत है, ठीक है। 3 स्टेटमेंट इसके बारे में सही है। ये बेसिकली आपका एक कोर्स है, फंड है। फंड यानी कि जैसे गुल्लक आपके घर में होता है ना, गुल्लक होती है, उसमें आप लोग पैसा जमा करते हैं, फिर उसका जो है इस्तेमाल किसी अपने अपने काम में करते हैं। उसी तरीके से बच्चे जो आपका जीसीएफ है, इसमें जो विकसित देश हैं, जो डेवलप्ड नेशन है, वो पैसा देते हैं और जो विकासशील देश हैं वहाँ पर जब पॉलिसीज बनाई जाती है एनवायरमेंट को लेकर के, तो उन पॉलिसीज में खर्च किया जाता है उस पैसे को, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आपका जीसीएफ बना था। 2014 के बाद से जो है आपको इम्प्लीमेंट होना शुरू हुआ है और इसकी एस्टेब्लिशमेंट के बारे में जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है वो आपकी गलत है। तो सही इन्फॉर्मेशन क्या है? ये एस्टेब्लिश हुआ था आपका 2010 में जब यूएनएफसीसी की मीटिंग हुई थी, ठीक है। ये यूएनएफसीसी की मीटिंग आपकी कानकन में हुई थी। कानकन कहाँ पे है? मैक्सिको में एक शहर है। यहाँ पे जब यूएनएफसीसी की मीटिंग हुई थी उसके दौरान इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। तो 2010 में ये आपका बना है जीसीएफ और 2014 के बाद से इसने जो है इम्प्लीमेंट होना शुरू हुआ है ये, ठीक है। तो इसके बारे में ये बेसिक चीजें याद रखना है। अगला है विच ऑफ दीज इन्वायरमेंटलिस्ट इज नॉन एज वाटरमैन? बताइए, कल मैंने आपको वृक्ष मानव बताया था, आज है जल पुरुष। इनमें से किसे जाना जाता है जल पुरुष के नाम से? इनमें से किसे जल पुरुष के नाम से जाना जाता है? सुंदरलाल बहुगुणा है, राजेंद्र सिंह है, बी वेंकटेश्वर है, या फिर आपका सलीम अली है? इनमें से किसे जाना जाता है वाटरमैन?
ये जाना जाता है राजस्थान के राजेंद्र सिंह को, ठीक है। राजेंद्र सिंह को बच्चे जो कि राजस्थान में है, इन्होंने राजस्थान के हैं, इन्होंने राजस्थान में वाटर कंजर्वेशन के लिए बहुत काम किया है, ठीक है। एक तो इनको वाटरमैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, वाटरमैन ऑफ राजस्थान भी कहा जाता है। उसके अलावा ये भी याद रखना कि इनके द्वारा एक एनजीओ बनाया गया है, एनजीओ का नाम है तरुण भारत संघ, ठीक है। तरुण भारत संघ एनजीओ जो है इनके द्वारा ही बनाया गया है और इन्हें बहुत सारे फेमस पुरस्कार भी मिले हैं, जैसे कि इन्हें रेमन मैग्सेसे मिला है, जैसे कि एशिया का नोबेल कहा जाता है। इन्हें जो है स्टॉकहोम वाटर प्राइज भी दिया गया है इनके काम के लिए, ठीक है। तो वाटर कंजर्वेशन के क्षेत्र में, जल संरक्षण के क्षेत्र में इन्होंने जो काम किया है, जो इन्होंने कॉन्ट्रीब्यूट किया है, उसके लिए इन्हें क्या कहा जाता है, वाटरमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। अगला प्रश्न है बच्चे आपका, यमुना एक्शन प्लान ये फॉर्मली लॉन्च कब हुआ था, आधिकारिक तौर पर कब लॉन्च हुआ था, ये आधिकारिक तौर पर कब लॉन्च हुआ था यमुना एक्शन प्लान। बेसिकली यमुना नदी जो पर्वतीय क्षेत्र से निकलने के बाद में जब मैदानी राज्यों में जहाँ जहाँ पे बहती है, जैसे कि आपका यूपी हो गया, हरियाणा हो गया, नई दिल्ली हो गया, जहाँ जहाँ पे ये बहती है, तो उन क्षेत्रों में, मैदानी राज्यों में इसको साफ करने के लिए यमुना एक्शन प्लान लॉन्च किया गया था। तो आपको बताना है कब लॉन्च किया गया था, ये याद रखना है इसे 1993 में, ठीक है। 1993 का है यमुना एक्शन प्लान, ठीक है। इसे लॉन्च किया गया था 1993 में। उसके अलावा ये थोड़ा याद रखना है कि बच्चे ये आपका जो प्लान है इसमें टोटल कौन कौन से स्टेट आते हैं। तो इसमें आपका दिल्ली है, इसमें आपका हरियाणा है, यूपी है ना, जो आपके मैदानी राज्य है, निकलती है आपके कहाँ से है, उत्तराखंड से है, ठीक है। उसके अलावा ये थोड़ा याद रखना कि इसका जो अभी फेज चल रहा है ना बच्चे, वो आपका थर्ड फेज है। इसका पहला फेज जो है 1993 में लॉन्च किया गया था, उसके बाद में इसका जो सेकंड फेज है 2004 में बिगिन किया गया था, शुरू किया गया था, और उसके बाद में रिसेंटली जो है 2014 के बाद से जो है इसमें आपका थर्ड फेज चल रहा है वर्तमान में, ठीक है। अगला है आपका, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का प्रथम शिखर सम्मेलन निम्नलिखित में से किस शहर में हुआ था, बताइए। पहला शिखर सम्मेलन, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, इसका पहला शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ था। इस अलायंस के बारे में याद रखना बच्चे कि ये जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है ना, इसे शुरू करने का श्रेय जाता है भारत को, ठीक है। तो ये शुरू किया गया था इंडिया के द्वारा, और इंडिया के साथ में एक और कंट्री ने इसे शुरू किया था, वो है आपका फ्रांस, ठीक है। तो इन दोनों देशों के द्वारा प्रपोज किया गया था इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ठीक है। और इन्होंने प्रपोज किया था 2015 में, 2015 में जो है आपका ये अलायंस बना है। इसका हेडक्वार्टर जो है आपका हरियाणा गुरुग्राम में है, याद रखेंगे। और दूसरा जो है 2018 में पहली बार इसका सम्मेलन हुआ था, और पहला सम्मेलन इसका कहाँ पे हुआ था, नई दिल्ली में हुआ था, ठीक है। तो इसकी बेसिक चीजें आपको याद रखनी है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन। उसके बाद बच्चे अभी करंट से रिलेटेड मैं आपको इसका एक डेटा बताती हूँ जो आपको याद रखना है। अभी जो है नवंबर 2024 में, नवंबर 2024 में 114वां मेंबर इसका बना है, ठीक है। तो ये है आपका अर्मेनिया। अर्मेनिया जो है इस अलायंस का 114वां 114, ठीक है, ये इतने नंबर का मेंबर बना है नवंबर 2024 में, इसे भी याद रखना। तो ये हो गया आपका इंटरनेशनल सोलर अलायंस। अगला है आपका, पर्यावरण के परिरक्षण और संरक्षण के लिए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भारत सरकार के द्वारा कब पारित किया गया था। सबसे बेसिक क्वेश्चन है ये, एनवायरनमेंट में पूछा जाने वाला, बताइए। बताइए बच्चे, जल्दी से बताइए, ये सभी को मालूम होना चाहिए, ठीक है। सबसे बेसिक एक्ट है ये इन्वायरमेंट कंजर्वेशन से रिलेटेड। भारत सरकार ने इसे कब इम्प्लीमेंट किया था, कब लॉन्च किया था, 1986, वेरी गुड, 1986 का है, ठीक है। 1986 में ये आपका एक्ट आया था। इस एक्ट के बारे में एक और प्रश्न पूछा जाएगा कि ये एक्ट जो है कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संधि के अंतर्गत भारत में इंप्लीमेंट किया गया है, ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये जो बच्चे आपका एक्ट है, इसे इंप्लीमेंट किया गया था यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस जो आपका ह्यूमन एनवायरनमेंट पे हुआ था, स्टॉकहोम, ठीक है। स्टॉकहोम जो आपकी संधि हुई थी 1972 में, 1972 में जो आपका स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था, उसके अंदर ही जो है इसे इंप्लीमेंट किया गया था, लेकिन भारत में जो है आपका इसे इंप्लीमेंट करने में समय लगा। तो 1986 में आपका ये एक्ट बना था, ठीक है। उसके बाद में याद रखेंगे कि 1986 के बाद से ये जो एक्ट है, ये जो आपका कानून है, ये एक बार अमेंड हुआ है, एक बार संशोधन इसमें हुआ है, और ये संशोधन हुआ है आपका 1991 में, ठीक है, 1991 में। तो 1986 का ये आपका एक्ट है, 1991 में इसमें संशोधन हुआ है, और ये किसके तहत इंप्लीमेंट किया गया है, ठीक है। तो ये आपका स्टॉकहोम संधि जो 1972 में हुई थी, उसके तहत इसे इंप्लीमेंट किया गया है भारत में। अगला है बच्चे आपका, जलवायु परिवर्तन पर भारत की पहली राष्ट्रीय कार्य योजना कब लोकार्पित की गई थी, बताइए। जलवायु परिवर्तन
जलवायु परिवर्तन पर भारत की जो पहली राष्ट्रीय कार्य योजना थी, इंडियाज फर्स्ट नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। ईयर बस इसका बताना है आपको, सिंपल से इसका ईयर बताइए। 2000, 2008, 2012, 2015। बताइए बच्चे, जल्दी से बताइए, कब का है ये? 2000, 2012। अभी तक सही आंसर आया है अमित पवार, ऑप्शन नंबर बी, 2008 में। वेरी गुड बच्चे, 2008 में, ठीक है। जलवायु परिवर्तन पर भारत की पहली राष्ट्रीय कार्य योजना ये 2008 में लोकार्पित की गई थी, ठीक है, इसे याद रखना। अगला है, वैश्विक ऊष्मन के फलस्वरूप निम्नलिखित में से किसकी बारंबारता और प्रचंडता बढ़ रही है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप ये बताइए कि ग्लोबल वार्मिंग अगर इसी गति से बढ़ती रही, ठीक है, तो कौन कौन सी चीजें हैं इनमें से जिसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, जिसकी बारंबारता बढ़ेगी? बताइए। तूफान है, चक्रवात है, बवंडर है, या फिर सभी की? यह है आपका इफेक्ट। आपके सिलेबस में एक आपका टॉपिक दिया हुआ है ना कि इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन का या फिर ग्लोबल वार्मिंग या फिर जो भी आपकी इस तरीके की समस्याएं हैं, इनका प्रभाव किस तरीके से हम पे पड़ रहा है। तो वहीं से जो है आपका क्वेश्चन आया है कि इनमें से कौन सी चीज़ की फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, कौन सी चीज़ की स्ट्रेंथिंग बढ़ेगी? बताइए। ऑप्शन नंबर डी, सभी की। वेरी गुड बच्चे, सभी की, ठीक है। तो ग्लोबल वार्मिंग का जो प्रभाव है, प्रतिकूल प्रभाव है, वो इन सभी चीज़ों पे पड़ेगा और ये चीज़ें जो हैं बार बार आएंगी और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फॉर्म में आएंगी, ठीक है। जैसे कि हमने 2024 में जितने भी तूफान देखे, वो हिंद महासागर के तूफान है या फिर आगे प्रशांत महासागर के तूफान है, जितने भी समुद्री तूफान हैं वो पहले से बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हैं। उसके पीछे रीज़न क्या है? उसके पीछे रीज़न है आपका ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है, क्लाइमेट चेंज। और क्लाइमेट चेंज के पीछे रीज़न क्या है? आपका ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। तो बच्चे और थोड़ा सा ग्लोबल वार्मिंग के इफेक्ट आपको याद रखने हैं, क्योंकि एग्जाम में कोई सा भी ऑप्शन दिया जा सकता है। यहाँ पे तो ये तीनों दिए हुए हैं, बहुत ही ज़्यादा सिमिलर हैं, लेकिन एग्जाम में कुछ भी आपको ऑप्शंस में दिया जा सकता है, ठीक है। तो कुछ मैं आपको बताती हूँ जो कि इफेक्ट हैं, इंडिकेटर्स हैं ग्लोबल वार्मिंग के। इससे हमें पता लगता है कि हाँ, जो पृथ्वी है वो गर्म हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग एक्चुअल में जो है एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो इसके पीछे इंडिकेटर क्या है? सबसे पहले है आपका ओवरलैंड टेम्परेचर, मतलब कि पृथ्वी का जो अपना तापमान है, वो जो एवरेज टेम्परेचर था वो भी जो है आपका साल दर साल कुछ जो आपका डिग्री सेंटीग्रेड है वो बढ़ता जा रहा है। उसके अलावा जो आपका स्नो कवर ऑन हिल, जो बर्फ पड़ती थी हिमालयास पे या फिर ऊंची ऊंची पहाड़ियों पे, वो जो स्नो कवर है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है, ठीक है, ये भी आपका इंडिकेटर है। ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, ग्लेशियर टूट रहे हैं, ठीक है, ये भी आपका इंडिकेटर है। ओशन हीट कंटेंट में बचे आपका जैसे कि सी आइस जो है पिघल रही है, कम हो रही है, ठीक है, इसका क्षेत्रफल कम हो रहा है। सी लेवल जो है आपका इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि जब बर्फ गलेगी तो पानी जो है आपका, मतलब जो आपका ग्लेशियर्स है वो पिघलेंगे तो वो नदियों के माध्यम से पानी आपका समुद्र में आता है, उसके माध्यम से जो है आपका, उसके कारण जो है आपका सी लेवल इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। सी सरफेस टेम्परेचर, ये भी आपका बढ़ेगा, है ना, गर्मी बढ़ेगी तो टेम्परेचर जो है सरफेस का वो भी आपका बढ़ेगा। टेम्परेचर ओवर सी, ये भी आपका बढ़ रहा है, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ रहा है। इसका प्रभाव हमने देखा था कि जो आपकी द ग्रेट बैरियर रीफ थी, वहाँ पे जो है आपका टेम्परेचर बढ़ने के कारण वो आपका धीरे धीरे कम होती जा रही है, उसमें आपका वो नुकसान देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये हो गया आपका। उसके अलावा इट इंक्रीजेज स्टॉर्म, साइक्लोन एंड हरिकेन, ठीक है। तो ये जो आपके अलग अलग क्षेत्र में आने वाले समुद्री तूफान हैं, इनकी फ्रीक्वेंसी भी इंक्रीज हो रही है। पहले जहां महीने में जो है एक बार आते थे, 2 महीने में एक बार आते थे, अब जो है आपका साल के लगभग हर महीने में देखने को मिल रहे हैं, और जब भी आ रहे हैं वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली आ रहे हैं, ठीक है, ये भी आपको देखने को मिल रहा है। और जो है आपका ट्रॉपोस्फेरिक टेम्परेचर, तो ट्रॉपोस्फेयर में जो आपका टेम्परेचर है, वो क्षोभ मंडल का तापमान वो भी आपका बढ़ा हुआ है। तो ये सारे के सारे इंडिकेटर्स हैं जिससे हमें ये पता चलता है कि हाँ, हमारी जो पृथ्वी है वो धीरे धीरे गर्म और गर्म होती जा रही है, ठीक है। तो ग्लोबल वार्मिंग के ये सारे के सारे इंडिकेटर आपको याद रखने हैं। अगला है बच्चे, निम्नलिखित में से कौन सा एक दुनिया का पहला 100% जैविक राज्य है? बताइए कौन सा है, बताइए बच्चे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द वर्ल्ड फर्स्ट 100% ऑर्गेनिक स्टेट? और ये दुनिया का है, भारत का भी है और दुनिया का भी है, ठीक है, भारत का भी है और दुनिया का भी है। तो यहाँ पे भारत का ऑप्शन एक ही है, ये है आपका सिक्किम, ठीक है। सिक्किम में जितने जो परसेंटेज है एग्रीकल्चरल लैंड का,
ठीक है। ये बेसिकली कैसे निकाला जाता है, कैसे पता चले हमें कि सिक्किम में जो है पूरी तरीके से ऑर्गेनिक जो है कृषि की जा रही है। तो जितना भी यहाँ पे लैंड एरिया है, जितना इसका परसेंटेज है, उस पूरे क्षेत्र में बचे आपका जो मेथड अपनाए जा रहे हैं कृषि के, वो सारे के सारे ऑर्गेनिक है। ठीक है, तो पूरी तरीके से जो 100% ऑर्गेनिक स्टेट है ये आपका सिक्किम है, दुनिया भर का, मतलब दुनिया भर में, भारत का तो है ही, साथ में जो है आपका दुनिया भर में भी आपका ये पूरी तरीके से 100% ऑर्गेनिक स्टेट है और पहला है। ठीक है, और इसका जो सर्टिफिकेशन इसे मिला है वो मिला है आपका 2015 में। ठीक है, इसे याद रखना बच्चे। अगला है आपका, ये सारे के सारे प्रोटोकॉल्स हैं, सम्मेलन हैं, इनको मैच, इनमें से कौन सा मैच नहीं है? पहले आपका कार्टेजेना प्रोटोकॉल है, बायो सेफ्टी से रिलेटेड है। स्टॉकहोम सम्मेलन है, अनवरत जैविक प्रदूषक से रिलेटेड है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, ओजोन परत से रिलेटेड है। क्योटो प्रोटोकॉल है आपका जल संरक्षण से रिलेटेड है। तो कौन सा वाला सही सुमेलित नहीं है, बताइए कौन सा वाला सही सुमेलित नहीं है, बताइए बच्चे। चारों जो ऑप्शन में आप लोग देख रहे हैं ना, ये आपके एक एक नंबर के क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है, कार्टेजेना प्रोटोकॉल का संबंध किस चीज़ से है, स्टॉकहोम सम्मेलन का संबंध किस चीज़ से है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या है, क्योटो प्रोटोकॉल क्या है ना। तो पहले तो बच्चे इस चीज़ को थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, ये प्रोटोकॉल मतलब होता क्या है। प्रोटोकॉल मतलब होता है एक कानून। ठीक है, प्रोटोकॉल का मतलब क्या है, नियम, नियमों का समूह है। ठीक है, कलेक्शन ऑफ रूल्स है। तो प्रोटोकॉल का मतलब क्या है कि अगर आपने क्योटो प्रोटोकॉल पर साइन कर दिए तो उसमें जो जो बातें लिखी हुई होंगी आपको वो माननी पड़ेंगी। आप जो है उसके लिए प्रतिबद्ध है, उन बातों को मानने के लिए प्रतिबद्ध है ना। तो प्रोटोकॉल मतलब क्या होता है, सेट ऑफ रूल्स। ठीक है, सम्मेलन मतलब आपको पता ही है, सम्मेलन मतलब क्या है कि जितने भी देश होते हैं, जितने भी मेंबर कंट्रीज है, वो जो है मिलते हैं, आपस में जो है उस समस्या के ऊपर चर्चा करते हैं, उसके सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो उससे रिलेटेड जो आपका सम्मेलन होता है, ठीक है, वो आपका सिंपल सा सम्मेलन हो गया। बताइए बच्चे, क्योटो प्रोटोकॉल फॉर ग्लोबल वार्मिंग, वेरी गुड बच्चे। क्योटो प्रोटोकॉल जो है आपका ये मिसमैच है, बाकी तीनों की तीनों जो है आपके सही हैं। अब एक एक करके इनको पढ़ेंगे। सबसे पहले जो है कार्टेजेना प्रोटोकॉल की बात करते हैं। तो जो कार्टेजेना प्रोटोकॉल हुआ था, ये हुआ था आपका बायो सेफ्टी टू द कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ठीक है, ये जो है आपका बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को बचाए रखने के लिए बायो सेफ्टी के ऊपर हुआ था। ठीक है, याद रखने से बायो सेफ्टी के ऊपर। उसके बाद आपको पूछा जाएगा कि ये कब साइन किया गया था, जो कार्टेजेना प्रोटोकॉल है, तो ये 2003 में जो है इफेक्टिव हुआ था। ठीक है, 2003 में। अगला आता है आपका क्योटो प्रोटोकॉल। तो क्योटो प्रोटोकॉल जो है आपका ये अडॉप्ट किया गया था 1997 में, और उसके बाद जो है आपका ये इम्प्लीमेंट किया गया 2005 में। ठीक है, 2005 में आपका इम्प्लीमेंट किया गया। और ये किस चीज़ से रिलेटेड है कि ग्रीन हाउस जो गैसेज हम लोग इतना प्रोड्यूस कर रहे हैं, उनके प्रोडक्शन को कम करना है, उनके प्रोडक्शन को रिड्यूस करना है, इसको लेकर के जो है आपका क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था। ठीक है, उसके बाद में आपका अगला आता है, ये है आपका स्टॉकहोम कन्वेंशन। तो ये बच्चे आपका जो स्टॉकहोम कन्वेंशन है, ये है आपका परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट, इसे कहते हैं पीओपी। ठीक है, पीओपी के ऊपर जो है आपका ये हुआ था, ग्लोबल ट्रीटी है, 2001 में आपका साइन किया गया था और 2004 में जो है इसे लागू किया गया है। ठीक है, तो अलग अलग प्रकार के अलग अलग जगह की जो है आपकी ये है। बाकी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल मैंने आपको पहले ही पढ़ाया हुआ है। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है आपका ओजोन परत से रिलेटेड है कि ओजोन परत जो आपकी धीरे धीरे इसकी सांद्रता कम हो रही है, उसके पीछे की रीज़न क्या है, और इसके जो भी आपके प्रदूषक हैं, जो भी इसके ऐसे पॉल्यूटेंट हैं जिसके कारण ओजोन कम हो रही है, उसका प्रोडक्शन हमें कम करना है। ठीक है, तो इन सभी को बच्चे आपको याद रखना है। इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो है अलग अलग कॉन्फ्रेंसेस हैं, अलग अलग जो है आपके प्रोटोकॉल्स हैं। अगला आता है आपका करंट अफेयर। पहला प्रश्न है, सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट 2024 में महिला एकल का खिताब किसने जीत लिया है, बताइए। महिला एकल का खिताब किसने जीता है यहाँ पे? यहाँ पे कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ एक नाम याद रखना है, पीवी सिंधु का। ठीक है, पीवी सिंधु ने 2024 में सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट जीता है। अगला प्रश्न है कि आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा न्यायिक अधिकारियों की सेवानिवृत्ति आयु 60 से बढ़ाकर के कितनी कर दी गई है? न्यायिक अधिकारी, ठीक है, मतलब कि कोर्ट में जो काम करने वाले लॉयर हैं या फिर जो है आपके जजेस हैं, उनकी उम्र सेवानिवृत्ति की बढ़ा दी गई है, रिटायरमेंट एज बढ़ा दी गई है। तो पहले 60 थी, 60 से बढ़कर के कितनी कर दी गई है, बताइए। और ये उल्टा भी पूछा जा सकता है कि कौन से राज्य ने ये किया है, तो आंध्र प्रदेश की सरकार ने ये किया है। 60 से बढ़कर के कितनी हो गई है, बताइए बच्चे, मालूम है किसी को? 62, 62। बासठ, 65, 61, 63।
रुकिए बच्चे इसमें 1 मिनट। ठीक है, 62 नहीं है बच्चे, ये आपका 61 है। ठीक है, 61 है, ये आपका 61 साल है, याद रखना। आंध्र प्रदेश की सरकार के द्वारा 1 साल इसमें इंक्रीज किया गया है। ठीक है, अगला है भारत की पहली जल परिवहन सेवा उबर शिकारा, ये कहाँ पर शुरू की गई है। अब अगर आपको बच्चे ये मालूम है कि शिकारा कहाँ पर चलती हैं तो ये आपका आसान सा प्रश्न है। ठीक है, शिकारा जो है आपकी बोट को कहा जाता है, तो ये पर्टिकुलर जो बोट है शिकारा नाम से कहाँ पर चलती है, अगर आपको ये मालूम है तो ये करंट अफेयर का क्वेश्चन जो है आपका स्टैटिक का बन जाएगा, है ना। तो फिर आपने न्यूज़ नहीं भी पढ़ी है तो आप लोग बता देंगे कि कहाँ पे है उबर शिकारा, कहाँ पे चलती है शिकारा। आप लोगों ने डल झील का नाम सुना होगा, तो डल झील के ऊपर जो है आपके बोट हाउसेस हैं, शिकारा चलती हैं। ठीक है, और ये है कहाँ पे, कश्मीर में। तो कश्मीर में बच्चे आपका उबर ने उबर शिकारा नाम की एक सर्विस शुरू की है। अगला प्रश्न है आपका दृष्टि 10, ये क्या है। हाल ही में दृष्टि 10 जो है ये चर्चाओं में रहा था, न्यूज़ में रहा था। ये सैटेलाइट है, ड्रोन है, रोबोट है, फिर मिसाइल है, क्या है ये, बताइए क्या चीज़ है। ऑप्शन नंबर सी रोबोट, क्या है ये, कश्मीर, वेरी गुड। उबर शिकारा याद रखना, शिकारा बच्चे बोट को कहा जाता है। ठीक है, कश्मीर में जो आपके बोट है उनको कहा जाता है शिकारा। कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर बी ड्रोन है, वेरी गुड बच्चे। ये आपका जो है ड्रोन सिस्टम है, इसके बारे में आपको पूछा जाएगा किसने बनाया है और किसके लिए बनाया है। ठीक है, ये प्रश्न इसके बारे में पूछा जाएगा। ये देखिए, ये है आपका आप दृष्टि 10। ठीक है, इसका ये सेकंड वर्जन है, दृष्टि 10 2 है ये। इंडियन नेवी गेट फर्स्ट इंडिया मेड लॉन्ग इंड्योरेंस दृष्टि 10 स्टार लाइनर ड्रोन। ठीक है, अब ये जो स्टार लाइनर ड्रोन बनाए हैं ये किसके द्वारा बनाया गया है, तो इसे अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस फॉर द इंडियन नेवी। ठीक है, अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस कंपनी का नाम है, इन्होंने इसे बनाया है। और किसके लिए बनाया है, इंडियन नेवी के लिए बनाया है। ठीक है, तो ये बच्चे आपको याद रखना है। ठीक है, अगला है भारत का 57वां 57 टाइगर रिजर्व किसे घोषित किया गया है, सबसे नया है ये भी पूछा जा सकता है यहाँ से। ठीक है, इन्वायरमेंट का भी क्वेश्चन है ये आपका कि भारत में टोटल आज वर्तमान 2025 में टोटल कितने टाइगर रिजर्व हैं, तो आपको याद रखना है कि 57 है। ठीक है, ये आपका इन्वायरमेंट का स्टैटिक का भी क्वेश्चन बनेगा। अब बताइए कि सबसे लेटेस्ट कौन बना है, क्विक बच्चे क्विक, जल्दी से आंसर करिए, सबसे लेटेस्ट कौन बना है। जल्दी आंसर करेंगे ना, फिर जो है 10 क्वेश्चन में स्टैटिक जीके के भी जोड़ूंगी, या आदत बनाइए थोड़ा सा जल्दी आंसर करने की। वेरी गुड, इसका नाम है रातापानी टाइगर रिजर्व। रातापानी टाइगर रिजर्व है, रातापानी टाइगर रिजर्व आपका किधर है, मध्य प्रदेश में है। ठीक है, मध्य प्रदेश में है। टोटल कितने हो गए हैं, 57 हो गए। स्टैटिक जीके का क्वेश्चन भी है ये आपका उसमें इन्वायरमेंट में। अगला है किस राज्य में सार्वजनिक रूप से गौमांस खाने पर पूरी तरीके से बैन लगाया गया है, कौन सा स्टेट है ये। इस स्टेट के गवर्नमेंट ने एक डिसीजन लिया है कि यहाँ पे सार्वजनिक रूप से मीट नहीं खाया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सार्वजनिक रूप से गौ मांस नहीं खाया जाएगा, बीफ नहीं खाया जाएगा। बताइए कौन सा स्टेट है ये। यह है आपका असम सरकार ने ये बैन लगाया है। अगला प्रश्न है इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2024, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बताइए बच्चे क्या नाम है इनका। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है, इनका नाम बताइए। आपको इनका देश भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो नाम तो है इनका मिशेल बैचलेट। ठीक है, नाम इनका क्या है, मिशेल बैचलेट नाम है इनका। है कौन ये, मिशेल बैचलेट जो है ये प्रेसिडेंट थी चिली की। ठीक है, ये जो है आपकी फॉर्मर प्रेसिडेंट रह चुकी हैं चिली की। चिली जो है आपका एक दक्षिण अमेरिकी देश है, और इनको जो है इनके काम के लिए 2024 दिसंबर में अनाउंसमेंट की गई थी कि भारत की तरफ से इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार सम्मान दिया जा रहा है। तो मिशेल बैचलेट आपको याद रखना है, इनका देश का नाम भी याद रखना है, चिली। अगला है आपका हाल ही में चर्चा में रहा सोनाई रुपई वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है। सोनाई रुपई वन्यजीव अभ्यारण्य इसलिए चर्चा में रहा था क्योंकि बहुत लंबे टाइम बाद यहाँ पे दिखाया गया था रॉयल बंगाल टाइगर। ठीक है, बताइए कहाँ पे हो सकता है फिर ये आपका इन्वायरमेंट का भी क्वेश्चन है।
और इधर तो आपका करंट अफेयर में हम लोग पढ़ ही रहे हैं। कहाँ पर है ये है आपका असम में, ठीक है, असम में बच्चे। इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा? इसका पीडीएफ मिलेगा आपको मेक इट इजी मैकेनिकल मोबाइल एप्लीकेशन है हमारा, वहाँ पे जो है आपको फ्री पीडीएफ मिलेंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे रॉयल बंगाल टाइगर दिखने के कारण जो है बच्चे आपका ये चर्चाओं में रहा था, तो इतना आपको याद रखना। न्यूज़ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन न्यूज़ के कारण ये चर्चाओं में, तो ये आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो नाम इसका याद रखना, सोनाई रुपई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी असम में है। अगला है बच्चे, भारतीय रिजर्व बैंक के नए गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है? बताइए। अभी इनके जो सिग्नेचर वाले नोट हैं वो भी आपके रिलीज हो गए हैं। बताइए बच्चे, नाम क्या है इनका? ये आरबीआई के 25वें गवर्नर हैं, ये नंबर भी याद रखना है आपको, ठीक है। कौन सा नंबर के हैं? 25वें गवर्नर हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के। क्या नाम है इनका? मिस्टर संजय मल्होत्रा, ठीक है, मिस्टर संजय मल्होत्रा ये बने हैं आरबीआई के नए गवर्नर। अगला है आपका, कौन सा राज्य ई मार्केट प्लेस प्रणाली को पूरी तरह से लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? ये जो आपका बच्चे जेम सिस्टम है ना, जेम सिस्टम ई मार्केट प्लेस, ये गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस है। ये जेम सिस्टम जो है एक ऑनलाइन पोर्टल है, बेसिकली ऑनलाइन पोर्टल है। और ये किस चीज़ के लिए है? ये जो नए उद्यमी हैं, उद्यमी यानी कि एंटरप्रेन्योर्स हैं, बिजनेसमैन हैं, उनको सपोर्ट करने के लिए जो है गवर्नमेंट का एक इस तरीके का पोर्टल आया है। बेसिकली आप लोगों ने देखा होगा गवर्नमेंट टेंडर्स आते हैं, है ना, गवर्नमेंट जो है कुछ ना कुछ काम करवाती रहती है, अपने विकास से रिलेटेड काम करवाती रहती है। तो गवर्नमेंट बच्चे जो भी टेंडर निकालती है वो जो है आपके इस पोर्टल पे आते हैं, ठीक है। तो जो नए उद्यमी होते हैं या फिर जो भी बिजनेसमैन है वो अपने आप को इस पोर्टल में रजिस्टर्ड करते हैं, और सरकार का कोई काम अगर वो कर सकते हैं तो फिर गवर्नमेंट जो है उस काम को करने के लिए इनको जो है, मतलब इनको वो टेंडर बेसिकली दिया जाता है ना। तो इससे जो है जो आपके बिजनेसमैन हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, उनके बीच में भी उत्साह रहता है, ठीक है, और सरकार का काम भी हो जाता है ना। तो बेसिकली जो है एंटरप्रेन्योरशिप को जो है आपका बढ़ावा देने के लिए, बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए आपका किया गया है। तो जेम पोर्टल आपको याद रखना है, जेम पोर्टल। और इसको पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट करने वाली जो सरकार बनी है, जो स्टेट बना है, वो आपका कौन सा है? ये है यूपी, उत्तर प्रदेश सरकार, ठीक है, यूपी। चलिए कंप्यूटर के क्वेश्चन। पहला प्रश्न है एग्जाम्पल ऑफ इम्पैक्ट प्रिंटर। बताइए बच्चे, इम्पैक्ट प्रिंटर जेम पोर्टल को पूरी तरीके से इंप्लीमेंट करने वाला, ठीक है, ये बच्चे यूपी है, महाराष्ट्र नहीं है। कौन सा वाला है? अब इसमें ये पहले भी मैंने एक सेशन में आपको बताया था, इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, इन दोनों के एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं। साथ में ही बच्चे इससे रिलेटेड एक और चीज़ मैं आपको बताती हूँ जिससे क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। जो इम्पैक्ट प्रिंटर्स हैं और जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स हैं, इनके बारे में प्रश्न पूछा जाएगा कि दोनों में से ज़्यादा तेज कौन काम करता है, ठीक है। तो जो फास्टर है वो है आपका नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। रीज़न क्या है इसके पीछे? जो इम्पैक्ट प्रिंटर है जब ये आपका प्रिंट करता है तो इसके लिए जो है आपका फिजिकल कांटेक्ट की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो जो रिबन है यानी कि जो इंक है, जो पेपर है जिस पे छपना है, वो जो है आपको फिजिकल कांटेक्ट में रहते हैं, ठीक है। जबकि ये जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है ये बिना किसी फिजिकल कांटेक्ट के क्या करता है, उस पेपर पे वो मटेरियल छाप देता है, ठीक है। ये आपका फास्टर है, ये थोड़ा सा आपका स्लोवर है, और लाउडर यानी कि आवाज़ बहुत करता है, ठीक है। उसके अलावा आपका लो रेजोल्यूशन के प्रिंट यहाँ पे होते हैं। इसका जो प्रिंट है वो आपका हाई रेजोल्यूशन का होता है। इसको बहुत सारी मेंटेनेंस चाहिए होती है, यहाँ पे जो है मेंटेनेंस तो चाहिए लेकिन उसके कंपैरिजन में कम मेंटेनेंस चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है, ये जो 3 क्वालिटीज होती है प्रिंटर की, ठीक है, रेजोल्यूशन कितने अच्छा आएगा, तेज कौन काम करेगा, और दोनों में डिफरेंस क्या है। तो दोनों में डिफरेंस आपका बेसिक डिफरेंस यही है, इसमें आपका फिजिकल कांटेक्ट होता है और इसमें आपका फिजिकल कांटेक्ट नहीं होता है। बाकी जो दूसरा क्वेश्चन आता है यहाँ से, वो आता है कि एग्जाम्पल बताइए। तो जो बच्चे आपका प्रिंटर है, नॉन इम्पैक्ट और इम्पैक्ट दोनों को ही एग्जाम्पल आपको याद रखना है। नॉन इम्पैक्ट में जो आजकल इस्तेमाल हम लोग करते हैं, इंकजेट हो गया, थर्मल हो गया, लेजर हो गया, है ना, ये जो है पहले इस्तेमाल होते हैं, डेजी व्हील हो गया, डॉट मैट्रिक्स हो गया, ये पुराने जमाने के हैं। तो इनमें क्या पूछा हुआ है? इम्पैक्ट प्रिंटर पूछा हुआ। तो इम्पैक्ट प्रिंटर इनमें से कौन सा है आपका? बताइए। ये है आपका डेजी व्हील, है ना, बाकी सारे के सारे नॉन इम्पैक्ट हैं। अगला प्रश्न है, किसकी डेफिनेशन दी हुई है? बताइए बच्चे। ये डेफिनेशन है इनमें से किसी एक की, ठीक है। टास्क बार, हेल्प एंड सपोर्ट, रन और कंट्रोल पैनल, किसके बारे में बताया गया है? ये डैश डिस्प्लेज द लिस्ट ऑफ यूटिलिटी, कॉन्फ़िगर द कंप्यूटर सिस्टम एंड इंस्टॉल सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। बताइए इनमें से कौन है जो कि उपयोगिता की एक सूची प्रदर्शित करता है, ठीक है, जिसमें कि कंप्यूटर से रिलेटेड चीज़ें, कंप्यूटर सिस्टम से रिलेटेड चीज़ें होती है। कंप्यूटर सिस्टम बेसिकली हार्डवेयर हो गया आपका और आपका सॉफ्टवेयर हो गया, ठीक है। तो ये किसके बारे में बात की जा रही है?
किसकी डेफिनेशन दी हुई है यहाँ पे? कंट्रोल पैनल। वेरी गुड बच्चे, किसने बताया ये? दानिश, प्रसन्नजीत, वेरी गुड बच्चे। ये है आपका ऑप्शन नंबर डी, कंट्रोल पैनल। ठीक है, इसकी शक्ल मैं आपको दिखा देती हूँ। कंट्रोल पैनल दिखता कैसे है? विंडोज़ पे आपको दिखेगा। ठीक है, विंडोज़ मतलब सारे के सारे विंडोज़ के उस पर दिखेगा, जितने भी अभी एडिशन चल रहे हैं। ठीक है, तो विंडोज़ कंट्रोल पैनल जो है इस तरीके से बच्चे आपको इस सूची प्रदर्शित करता है। हार्डवेयर एंड साउंड देखेंगे, प्रोग्राम्स देखेंगे, नेटवर्किंग, इंटरनेट हो रहा है आपका, जितनी भी सेटिंग्स होती हैं बेसिकली, है ना, सिर्फ सॉफ्टवेयर की नहीं, हार्डवेयर की भी सेटिंग होती है यहाँ पे, प्रोग्राम सभी कुछ जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, तो कंट्रोल पैनल को याद रखना, इज अ टूल दैट लेट यू चेंज एंड व्यू योर कंप्यूटर सेटिंग। इट्स अवेलेबल ऑन विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो कंट्रोल पैनल ऑप्शन क्या होता है, इसके भीतर क्या होता है, वो आपको पूछा गया है। अगला प्रश्न है, ये भी जो है आपका, अच्छा यहाँ पे आपको फिलअप करना है, डैश डेटा ट्रांसफर्स फ्रॉम द कस्टमर्स मशीन टू द सर्वर। ठीक है, क्या कहा जाता है इससे? आपका जो डेटा है, मान लीजिए आपके पास में कोई अपनी इमेज है, बहुत अच्छी पिक्चर आई है आपके, आपने फोटो खींची अपनी और आपको मन करा है कि इसको मुझे जो है इंस्टाग्राम पे डालना है। ठीक है, तो प्रोसेस क्या कहलाएगी? जो आपका मशीन का डेटा है, जो आपके कंप्यूटर के डेटा है, उसे अगर आप इंटरनेट पर भेज रहे हैं तो उस प्रोसेस को क्या कहा जाएगा? बताइए, क्या कहते हैं इसे? ध्यान से, ध्यान से। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, वेरी गुड बच्चे, अपलोडिंग है, अपलोडिंग। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? डेटा ट्रांसफर फ्रॉम द कस्टमर्स मशीन टू द सर्वर, है ना। तो आपके जो आपके मशीन, आपका फ़ोन भी हो सकता है, आपका लैपटॉप भी हो सकता है ना, तो आपके पास में जो डेटा है आप उसे सर्वर तक भेज रहे हैं, तो उसे क्या कहा जाता है? अपलोडिंग कहा जाता है। उल्टा नहीं पूछा है कि डाउनलोडिंग किसी ने कहा है, तो डाउनलोडिंग तो इसका उल्टा हो जाएगा बच्चे, है ना। सर्वर से आप कोई चीज़ ले रहे हैं तो वो जो है आपका डाउनलोडिंग होगा, तो ये क्या होगा? अपलोडिंग होगा। बाकी चीज़ों को जानते हैं ना, डाउनलोडिंग जो है सर्वर से कोई चीज़ लेना, फॉरवर्डिंग जो है आपकी एक जगह से दूसरी जगह मैसेजेस या कोई भी चीज़ जो है एक्सचेंज करना, है ना, ट्रांसफ़र करना। ब्राउजिंग जो है आपकी चीज़ें सर्च करना, जब आप जो है ब्राउज करना का मतलब क्या है कि इंटरनेट की हेल्प से कोई चीज़ जो है आप देख रहे हैं या फिर कंज्यूम कर रहे हैं, उसमें आपका टेक्स्ट फॉर्मेट में हो सकती है चीज़ें, ठीक है, वीडियो फॉर्मेट में हो सकती है, तो ब्राउज कहा जाता है उसे। ठीक है, तो ब्राउजिंग हो गया, अपलोडिंग, डाउनलोडिंग, फॉरवर्डिंग, ये सारी की सारी चीज़ें बच्चे हम इस्तेमाल करते हैं, इन चीज़ों से हम जुड़े हुए हैं, तो इनका क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। अगला है मेमोरी यूनिट, जो कि सीधे सीपीयू के साथ में संचार करती है, उसे कौन सी मेमोरी कहा जाता है? अब यहाँ पे बैकअप है, ऑक्सिलरी है, यहाँ पे मेन है, यहाँ पे कैशे है, इसमें से बताइए मुझे किसकी बात कर रहा है ये? सीपीयू के साथ में डायरेक्ट कनेक्ट होता है, इनमें से कौन सी वाली मेमोरी है सीपीयू के साथ संचार करती है डायरेक्टली? कौन सी मेमोरी है? बैकअप है, ऑक्सिलरी है, मेन है या कैशे है? ऑप्शन नंबर डी, कैशे। ऑप्शन नंबर डी, और बताइए। ऑप्शन नंबर सी आया है प्रभाकर मौर्य, वेरी गुड बच्चे, इसका आंसर आपका मेन मेमोरी है। ठीक है, मेन मेमोरी जो कि डायरेक्ट संपर्क एस्टेब्लिश करती है किसके साथ में? सीपीयू के साथ में। ठीक है, और इसके बीच में जब मेमोरी जहाँ होती है टेम्परेरी समय के लिए, वो आपकी कैशे मेमोरी होती है। ठीक है, अंतर है बच्चे बहुत ज़्यादा। ऑक्सिलरी जो है आपकी, जो हम स्टोरेज के लिए इस्तेमाल करते हैं, जो हम सेकेंडरी डिवाइसेस जो इस्तेमाल करते हैं, उनमें जो मेमोरी होती है, और उसका इस्तेमाल जो है बैकअप के लिए भी होता है। तो बेसिकली ये जो है दोनों एक ही प्रकार की मेमोरीज है ना, ऑक्सिलरी भी आपका, बैकअप भी, है ना, लेकिन मेन मेमोरी होती है जो कि कंप्यूटर से सीधे संपर्क स्थापित करती है। ठीक है, ये इसका आंसर होगा। अगला है बच्चे, वेब ब्राउजर पर वर्तमान वेब पेज को बुकमार्क करने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का इस्तेमाल किया जाता है? बताइए। बुकमार्क, कोई ऐसा पेज है जो कि आपका बहुत ज़्यादा काम का है, आप उसे बाद में भी देखना चाहते हैं, आप उसे बुकमार्क करना चाहते हैं, तो शॉर्टकट क्या है इसका? बुकमार्क शॉर्टकट क्या है? गुड मॉर्निंग बच्चे, गुड मॉर्निंग। शॉर्टकट है इसका डी। ठीक है, बुकमार्क के लिए ब्राउजर पे। अगला है, ये किसकी फुल फॉर्म, ये किसकी डेफिनेशन है? डैश आर रूल्स दैट एग्जिस्ट एट सेवरल लेवल्स इन अ टेलीकम्युनिकेशन कनेक्शन। बताइए, किसकी बात कर रहा है बच्चे? बहुत सारे नियम जो कि दूर संचार कनेक्शन में कई स्तरों पर मौजूद होते हैं, मतलब कि इनके बिना कनेक्शन एस्टेब्लिश नहीं हो सकता है।
ठीक है, इसके बिना कनेक्शन एस्टेब्लिश नहीं होगा। क्या कहेंगे इसे, बताइए बताइए। ऑप्शन नंबर बी प्रोटोकॉल, वेरी गुड बच्चे, ये है आपका प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल को डिफाइन किया गया है बेसिकली यहाँ पे, ठीक है। तो प्रोटोकॉल आर द रूल्स दैट एग्जिस्ट एट सेवरल लेवल्स इन अ टेलीकम्युनिकेशन कनेक्शन, है ना, बिना इसके कनेक्शन एस्टेब्लिश नहीं होता है। अगला है आपका वेब ब्राउजर में वेब पेज प्रदर्शित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन जिम्मेदार है, बताइए। वेब ब्राउज़र पर आप लोग जाते हैं, किसी वेबसाइट को ढूंढते हैं, फिर वो जो है आपका वेब पेज खोल के देखते हैं, ठीक है। तो वेब पेज खुल रहा है, वो जो आपका वेबसाइट खुल रही है, किसके कारण? सर्च इंजन के कारण, रेंडरिंग इंजन के कारण, सर्वर के कारण, या फिर पेज इंजन के कारण? किसके कारण? ये थोड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है, बताइए बच्चे। कौन सा इंजन है? वेब ब्राउज़र में आप जाते हैं, वेब पेज ओपन करते हैं, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? जो वेब पेज को डिस्प्ले करता है, ठीक है, वेब पेज को डिस्प्ले करता है। बताइए बच्चे। सर्वर, सर्वर तो बच्चे आपका सर्विस प्रोवाइडर है, ठीक है। सर्वर यानी कि सर्विस प्रोवाइडर, आपको इंटरनेट की जो सर्विसेज दी जा रही हैं वो सर्वर दे रहा है, ठीक है। यहाँ पे पूछा है कि जो वेब पेज है वो आपको दिख रहा है, ठीक है, जो वेब पेज है वो आपको दिख रहा है, आप उसे देख पा रहे हैं, आप उसको पढ़ पा रहे हैं, क्या है इस वेब पेज में लिखा हुआ, ठीक है, वो किसके कारण हो रहा है? अभी तक आपका सही जवाब नहीं आया है। इसका आंसर फिर याद रखना, किसी को नहीं मालूम है, रेंडरिंग इंजन, ठीक है। रेंडरिंग इंजन कहते हैं बच्चा, सर्च इंजन सर्च करने का काम करता है, जैसे गूगल है। पहले आप गूगल क्रोम पे जाएंगे जो कि ब्राउज़र है, गूगल क्रोम के भीतर जो है आप सर्च इंजन पे जाएंगे जो कि गूगल है। सर्च इंजन पे कोई भी जो है वेबसाइट सर्च करेंगे, ठीक है, वेबसाइट सर्च करी, आपके सामने वेबसाइट ओपन हो गई, है ना, वेबसाइट के बहुत सारे जो है रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। फिर आप किसी पर्टिकुलर वेबसाइट पे जाते हैं, उसके भीतर जो है वेब पेज देखते हैं, तो वेब पेज जो आपको दिखता है वो कौन से इंजन के कारण, कौन से उसके कारण दिखता है, तो वो जो है आपका रेंडरिंग इंजन कहलाता है, ठीक है। इसे बच्चे थोड़ा सा याद रखना। अगला है निम्नलिखित में से कौन चुंबकीय डिस्क नहीं है? अब जो मेमोरी डिवाइसेस होते हैं वो अलग अलग प्रकार की होती हैं, उनको बनाने में अलग अलग प्रकार की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है ना। एक होता है आपका जो कि मैग्नेटिक डिस्क के बनी होती है, एक होता है जो कि ऑप्टिकल डिस्क के बनी होती है, ठीक है। तो इनमें से मैग्नेटिक डिस्क वाली आपको पूछा है। मैग्नेटिक डिस्क डीवीडी है, जिप है, आपका विंचेस्टर है और आपका डिस्क पैक है, जो कि चुंबकीय डिस्क नहीं है। चुंबकीय डिस्क नहीं है, ये है बच्चा आपका डीवीडी, ये ऑप्टिकल डिस्क वाला एग्जाम्पल है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, ये जितने भी आपको दिख रहा है ना, फ्लॉपी डिस्क है, मैग्नेटिक टेप है, जिप ड्राइव है, फ्लैश ड्राइव है, सीडी रोम है, हार्ड डिस्क है, ये सारी की सारी जो है मैग्नेटिक डिस्क के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। याद रखना बच्चे, मैग्नेटिक डिस्क के एग्जाम्पल हैं। और बेसिकली हैं क्या ये सारी की सारी? ये जो है आपकी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस हैं। इनमें हम क्या करते हैं? डेटा को स्टोर करने का काम करते हैं। तो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस जो होते हैं, जो ये आपके कंपोनेंट, जो इक्विपमेंट होते हैं, उपकरण होते हैं, इनको बनाने के लिए जो है एक तो ऑप्टिकल जो डिवाइस होते हैं, ठीक है, और दूसरे जो है आपके मैग्नेटिक जो डिवाइस होते हैं, ठीक है। तो जो मैग्नेटिक डिस्क वाले डिवाइस है बच्चे, चुंबकीय डिस्क वाले हैं, उनको याद रखना है। सारे के सारे एग्जाम्पल्स हैं आपके। खास करके जो है आपका जिप पूछा जाता है बहुत बार, ठीक है, जिप हो गया आपका, मैग्नेटिक टेप हो गया आपका, ठीक है, इनके बारे में पूछा जाता है, तो याद रखना कि ये जो है आपके मैग्नेटिक डिस्क के एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। चलिए बच्चे, तो आज का जो आपका सेशन है, हाँ, ये आपका यहीं पे खत्म हो गया है। ये आज का आपका अंतिम क्वेश्चन है। जल्दी जल्दी क्वेश्चन करने लगेंगे हम लोग, तो जीके के क्वेश्चन भी मैं आपके यहाँ पे इंक्लूड कर दूंगी, ठीक है। जीके क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे। उसके अतिरिक्त अब जो है रीशेड्यूलिंग का नोटिस आ गया है आरआरबी की तरफ से जेई के लिए, है ना, तो थोड़ा सा और समय जो है आपको मिल रहा है। तो बच्चे, अगर अभी भी आप लोग जीके की, करंट अफेयर्स की या फिर इन्वायरमेंट और कंप्यूटर की टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो उसके लिए जो है लाइव क्लासेस चल रही हैं, ठीक है। मेक इट इजी मैकेनिकल मोबाइल एप्लीकेशन पे आपको जाना है, वहाँ पे लाइव क्लासेस चल रही हैं। उस कोर्स में आप जो है खुद को इनरोल कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा यूट्यूब पे तो आपकी क्लासेस चल ही रही हैं, ठीक है। डिफरेंस क्या है, यहाँ पे जो है हम सारे के सारे सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं 1 घंटे में, है ना। वहाँ पे जो है आपका एक एक टॉपिक करके जो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। तो वो भी आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है और ये भी आपका बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, ठीक है। चलिए फिर अब हम नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे।
और कोशिश करूंगी कि आपका स्टैटिक जीके भी आए, बस आपको क्या करना है कि समय के साथ में जो है जल्दी जल्दी चलना है, क्योंकि उसके बाद में 11 बजे से आपकी दूसरी क्लास स्टार्ट होती है ना। चलिए बच्चे आज के सेशन को यहीं पे फिनिश करते हैं, मिलेंगे फिर नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।